हेलो बच्चों, इस पॉडकास्ट सीरीज में आप सब लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। आई होप अंतिम समय में इस पॉडकास्ट सीरीज से आपको काफी फायदा मिल रहा होगा। तो आज के पॉडकास्ट सीरीज में हम लोग प्रकाश संश्लेषण या फोटोसिंथेसिस की बात करेंगे। आप लोग अपने ईयरफोन्स को, हेडफोन्स को या जिसे हम कहते हैं ईयरपॉड्स को कान में लगा लीजिएगा और आराम से तसल्ली से सुनिएगा। तो बच्चों, उच्च पादों में प्रकाश संश्लेषण वाला चैप्टर है। प्रकाश संश्लेषण का मतलब है भोजन का निर्माण करना। तो पादप जो होते हैं, हम सभी कहते हैं, हम सभी पादप जो होते हैं वो स्वपोषी होते हैं, यानी ऑटोट्रॉफ्स होते हैं, क्योंकि वो अपना भोजन खुद बना सकते हैं। और भोजन खुद बनाने की प्रक्रिया को ही हम प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। प्रकाश संश्लेषण में पादप कार्बन डाइऑक्साइड, जल, प्रकाश और क्लोरोफिल का प्रयोग करके भोजन यानी 6 कार्बन शर्करा का निर्माण करते हैं और ऑक्सीजन मुक्त करते हैं। तो ये प्रकाश संश्लेषण का पद है। अब प्रकाश संश्लेषण में पहली चीज आपको ध्यान में रखनी है बच्चों की, जो ऑक्सीजन मुक्त होता है वो कहां से आता है? जल से। तो जल का अपघटन होता है, जल का प्रकाश की उपस्थिति में अपघटन होता है, और जो विमुक्त ऑक्सीजन होती है प्रकाश संश्लेषण में वो जल से आती है। इसका मतलब जल का तो ऑक्सीकरण हो रहा है, और कार्बन डाइऑक्साइड जो होती है, कार्बन डाइऑक्साइड का अपचयन होता है 6 कार्बन शर्करा में। तो प्रकाश संश्लेषण की जो प्रक्रिया है उच्च पादपों में, ये पत्तियों के अंदर होती है सामान्यतः। पत्तियों के अंदर विशेष प्रकार की पर्णमध्योतक कोशिकाएं होती हैं, मीजोफिल सेल्स, और उनके अंदर कोशिकांग होते हैं, क्लोरोप्लास्ट। तो क्लोरोप्लास्ट के अंदर प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया देखी जाती है। अब ये जो पादपों में प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया है, इसको हम दो भागों में बांट सकते हैं। एक प्रकाशीय अभिक्रिया होती है जिसको हम लाइट रिएक्शंस या फोटोकेमिकल अवस्था कहते हैं, और एक डार्क रिएक्शंस होते हैं, अप्रकाशीय अभिक्रिया, जिनको जैव संश्लेषी पथ कहते हैं। तो प्रकाशीय अवस्था में या लाइट रिएक्शंस के अंदर आपको ध्यान होना चाहिए, क्लोरोफिल जो वर्णक है, क्लोरोफिल प्रकाश का अवशोषण करता है, और जल का प्रकाशीय अपघटन होता है, ऑक्सीजन विमुक्त होती है, और इस दौरान एटीपी और एनएडीपीएच का संश्लेषण होता है। यह प्रकाशीय अभिक्रिया झिल्ली नुमा संरचनाओं पर होती है क्लोरोप्लास्ट के अंदर, यानी ग्रेना या थाइलेकॉइड की झिल्लियों पर होती है। जो अप्रकाशीय अभिक्रियाएं जिनको हम जैव संश्लेषी प्रक्रियाएं कहती हैं, इसका यह तात्पर्य नहीं है कि अंधेरे में होती हैं। डार्क रिएक्शन का इतना सा मतलब है कि यह प्रकाशीय अभिक्रिया के उत्पाद पर निर्भर है, और प्रकाशीय अभिक्रिया के उत्पाद होते हैं एटीपी और एनएडीपीएच। तो एटीपी और एनएडीपीएच पर निर्भर अभिक्रियाएं होती हैं डार्क रिएक्शंस। ये कहां होती है? ये क्लोरोप्लास्ट के स्ट्रोमा में, मैट्रिक्स में देखी जाती हैं, और इन पदों के अंदर हम एटीपी और एनएडीपीएच का प्रयोग करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को 6 कार्बन शर्करा में अपचयित करते हैं। अब एनसीईआरटी एक एक करके पदों की बात करती है। सबसे पहले प्रकाश की हम बात करें तो प्रकाश संश्लेषण जो है वो 400 से 700 नैनोमीटर के मध्य देखा जाता है, या 4000 से 7000 एंगस्ट्रॉम के मध्य देखा जाता है, जिसको विजिबल रेंज कहते हैं। इसमें भी सर्वाधिक प्रकाश संश्लेषण नीले और लाल प्रकाश में देखा जाता है। तो सर्वाधिक प्रकाश संश्लेषण यानी सर्वाधिक प्रकाश का अवशोषण नीले और लाल प्रकाश में होगा, और सर्वाधिक प्रकाश संश्लेषण की दर यानी सर्वाधिक ऑक्सीजन विमुक्त भी है, वो भी किसमें होगी? नीले और लाल प्रकाश में होती है। सबसे या न्यूनतम प्रकाश संश्लेषण हरे प्रकाश में देखा जाता है। फिर हम वर्णकों की बात करें या प्रकाश संश्लेषी वर्णक की बात करें, तो हमारे पास उच्च पादपों में मुख्य वर्णक क्लोरोफिल ए होता है, और सहायक वर्णक में क्लोरोफिल बी, कैरोटीनॉइड्स और ज़ैंथोफिल्स होते हैं। क्लोरोफिल ए मुख्य वर्णक होता है, और क्लोरोफिल बी, कैरोटीनॉइड्स और ज़ैंथोफिल्स ये तीनों सहायक वर्णक होते हैं। क्लोरोफिल ए मुख्य वर्णक है क्योंकि वो सर्वाधिक प्रकाश का अवशोषण नीले और लाल प्रकाश में करता है, मुख्य प्रकाश संश्लेषी वर्णक है। और क्लोरोफिल बी, कैरोटीनॉइड्स और ज़ैंथोफिल जो सहायक वर्णक हैं, ये अन्य प्रकाशीय विकिरण का अवशोषण करते हैं और उस ऊर्जा को क्लोरोफिल ए की ओर स्थानांतरित करते हैं। साथ ही साथ ये सभी सहायक वर्णक क्लोरोफिल ए को प्रकाशीय ऑक्सीकरण या फोटो ऑक्सीडेशन से भी बचाते हैं। अब ये सारे प्रकाश संश्लेषी वर्णक जो हैं बच्चों, ये थाइलेकॉइड या ग्रेना की झिल्ली पर ही होंगे, क्योंकि ये प्रकाशीय अभिक्रिया में काम कर रहे हैं, और इसलिए ये झिल्ली पर ही उपस्थित होंगे। अब ये जो प्रकाशीय अभिक्रिया वर्णक होते हैं, ये सब प्रकाशीय तंत्र के रूप में व्यवस्थित होते हैं प्लांट्स के अंदर, फोटो सिस्टम जिसे हम कहते हैं। तो पादपों में दो प्रकार के प्रकाशीय तंत्र काम करते हैं, दो फोटो सिस्टम काम करते हैं, PS1 और PS2। PS1 की खोज पहले हुई थी इसलिए इसको 1 कहा जाता है, PS2 की खोज उसके बाद में हुई थी इसलिए इसको सेकंड कहा जाता है। 1 और 2 खोज के आधार पर है बस। अब PS1 और PS2 की जो बनावट होती है, इन प्रकाशीय तंत्र की बनावट में मुख्य रिएक्शन केंद्र, एक अभिक्रिया केंद्र होता है, और आपके पास एंटीने अणु होते हैं। तो एंटीने और अभिक्रिया केंद्र को मिलकर हम LHCs या लाइट हार्वेस्टिंग संकुल कहते हैं। जो रिएक्शन सेंटर होता है, अभिक्रिया केंद्र होता है, उसमें क्लोरोफिल ए का मुख्य अणु होता है और इलेक्ट्रॉन वाहक प्रोटीन होते हैं। जबकि जो एंटीने अणु होते हैं उसमें सारे वर्णक, सभी सहायक और सभी वर्णक होते हैं, और उनके प्रोटीन्स के साथ जुड़े होते हैं।
PS1 का जो अभिक्रिया केंद्र होता है, PS1 का अभिक्रिया केंद्र में जो क्लोरोफिल ए है उसकी सर्वाधिक अवशोषण 700 नैनोमीटर पर होता है, इसलिए PS1 को P700 भी कहते हैं। जबकि जो PS2 होता है जिसकी खोज बाद में हुई थी, उसके अभिक्रिया केंद्र में जो क्लोरोफिल ए होता है उसका सर्वाधिक अवशोषण 680 नैनोमीटर पर होता है, इसलिए PS सेकंड को P680 भी कहते हैं। अब ये PS1 और PS2 जो मिलके हैं ये प्रकाशीय अभिक्रिया में काम करते हैं। अब जब हम प्रकाशीय अभिक्रिया में बात करते हैं बच्चों, तो प्रकाशीय अभिक्रिया में सबसे पहले जो प्रकाश है, प्रकाश जो होता है वो जैसे PS2 पर चढ़ता है, तो PS2 के जो क्लोरोफिल ए है वो प्रकाश का अवशोषण करके उत्तेजित अवस्था में जाता है, अपने इलेक्ट्रॉन्स को क्विनोन, प्लास्टोक्विनोन की तरफ भेजता है। अपहिल है ये। उसके बाद ये इलेक्ट्रॉन स्थानांतरण होता है। इलेक्ट्रॉन स्थानांतरण में सबसे प्रमुख प्रोटीन साइटोक्रोम B6F होता है। इस साइटोक्रोम B6F की जगह जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण होता है एटीपी संश्लेषण भी होता है। फिर ये इलेक्ट्रॉन्स PS1 की तरफ पहुंचते हैं। PS1 की तरफ जब पहुंचते हैं तो उस पे क्लोरोफिल उत्तेजित अवस्था में जाता है प्रकाश का अवशोषण करके। वो इलेक्ट्रॉन PS1 जो अपने इलेक्ट्रॉन है वो आपके पास आयरन सल्फर प्रोटीन की ओर देते हैं, जो फेरेडॉक्सिन के माध्यम से NADP से NADPH में स्थानांतरित करता है। इस दौरान जल का प्रकाशीय अपघटन भी होता है। जल के प्रकाशीय अपघटन से ऑक्सीजन विमुक्त होती है और इलेक्ट्रॉन्स भी निकलते हैं, और यह जल का प्रकाशीय अपघटन PS2 के साथ संबंधित होता है। तो इलेक्ट्रॉन जो जल से निकलते हैं वो वापस जल के पास नहीं पहुंचते, इसलिए इसको हम अचक्रीय या नॉन साइक्लिक कहते हैं। और क्योंकि एटीपी का संश्लेषण हो रहा है, प्रकाश के कारण एटीपी का संश्लेषण हो रहा है, इसलिए इसको प्रकाशीय फॉस्फोरिलीकरण कहते हैं। तो ये पूरी जो जेड स्कीम हमने देखी है इसको हम अचक्रीय या नॉन साइक्लिक प्रकाशीय फॉस्फोरिलीकरण कहा जाता है। फिर आपको ध्यान में रखना है बच्चों, ये जो स्ट्रोमल लैमिले होता है जो दो ग्रेना को जोड़ता है, स्ट्रोमल लैमिले पर NADP रिडक्टेज नाम की एंजाइम नहीं पाई जाती है और उसमें PS2 भी नहीं होता है। तो स्ट्रोमल लैमिले पर केवल PS1 काम करता है। PS1 का जो क्लोरोफिल है उस पर प्रकाश पड़ता है, वो उत्तेजित अवस्था में जाता है, अपने इलेक्ट्रॉन्स को FeS पे भेजता है। FeS से इलेक्ट्रॉन्स वापस साइटोक्रोम B6F से होते हुए वापस PS1 के पास आ जाता है। मतलब इलेक्ट्रॉन PS1 के क्लोरोफिल से निकलकर वापस उसके पास आ जाता है, यानी चक्रीय है, साइक्लिक है। और साइटोक्रोम B6F के स्तर पर एटीपी का संश्लेषण होता है, तो इसको चक्रीय फोटोफॉस्फोरिलीकरण कहते हैं। तो नॉन साइक्लिक और साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशन के अंतर आपको ध्यान में रखने हैं। नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशन में PS1 PS2 दोनों काम करता है, जबकि चक्रीय में केवल PS1 काम करता है। नॉन चक्रीय में या नॉन साइक्लिक के अंदर जल का प्रकाशीय अपघटन होता है, ऑक्सीजन मुक्त होता है, ऐसी कोई अवस्था चक्रीय में नहीं होती है। और नॉन साइक्लिक में एटीपी के साथ साथ NADPH का संश्लेषण भी होता है। चक्रीय में केवल और केवल एटीपी का संश्लेषण होता है, क्योंकि चक्रीय फोटोफॉस्फोरीकरण में PS2 नहीं है और NADP रिडक्टेज नहीं है, स्ट्रोमल लैमिले पर देखा जाता है। फिर यहां पर जो एटीपी संश्लेषण की क्रियाविधि आती है वो आपको ध्यान में रखना है। एटीपी संश्लेषण की क्रियाविधि बिल्कुल सेम वैसे ही है जैसे ETS में हमने श्वसन में पढ़ते हैं। यानी एटीपी संश्लेषण के लिए जो प्रोटॉन प्रवणता सिद्धांत है, रसायन पराश्रयी सिद्धांत है, जो पीटर मिशेल ने दिया था, उन्होंने यही बताया था कि एटीपी संश्लेषण के लिए झिल्ली का होना आवश्यक है, प्रोटॉन प्रवणता का होना आवश्यक है, प्रोटॉन पंप का होना आवश्यक है, और एटीपी सिंथेज जिसको हम F0 F1 या क्लोरोप्लास्ट के F0 F1 को CF0 CF1 कहते हैं, वो होना जरूरी है। तो ये तीन चीजें आपको ध्यान में रखनी है एटीपी संश्लेषण के लिए, कि यहां पर जो झिल्ली काम करती है वो थाइलेकॉइड झिल्ली काम करती है। थाइलेकॉइड झिल्ली के अंदर वाला सतह गुहा या ल्यूमेन होता है, बाहर की तरफ स्ट्रोमा या मैट्रिक्स होती है। अब आपको ध्यान में रखना है जो जल का प्रकाशीय अपघटन होता है, जल का प्रकाशीय अपघटन PS2 के साथ संबंधित होता है, और जल के प्रकाशीय अपघटन में जो वाटर स्प्लिटिंग संकुल काम करता है वो थाइलेकॉइड झिल्ली के भीतर की तरफ पाया जाता है। तो थाइलेकॉइड झिल्ली के भीतर की तरफ पाया जाता है, तो जल के प्रकाशीय अपघटन से जो प्रोटॉन्स निकलते हैं वो गुहा या ल्यूमेन में इकट्ठे हो जाते हैं। NADP रिडक्टेज जो है वो PS1 से संबंधित होती है, स्ट्रोमल साइड की तरफ होती है, वो स्ट्रोमा से H+ निकालती है और NADP से NADPH बनाती है। तो स्ट्रोमा में H+ कम हो रहा है, गुहा में H+ बढ़ रहा है, प्रोटॉन प्रवणता विकसित हो रही है। जो इलेक्ट्रॉन वाहक प्रोटीन है साइटोक्रोम B6F, वो इलेक्ट्रॉन स्थानांतरण के साथ साथ प्रोटॉन्स को भी स्ट्रोमा से गुहा में ल्यूमेन में पंप करता है। तो इन तीनों प्रक्रियाओं से गुहा में H+ बढ़ जाता है, स्ट्रोमा में कम हो जाता है, प्रोटॉन प्रवणता विकसित होती है, जिससे CF0 CF1 सक्रिय होते हैं, एटीपी सिंथेज सक्रिय होता है। फिर CF0 या F0 के द्वारा वापस प्रोटॉन स्ट्रोमा में आते हैं और CF1 ADP से ATP का संश्लेषण कर देता है। इस प्रक्रिया को ही प्रकाशीय फॉस्फोरिलीकरण कहा जाता है। यह प्रकाशीय अभिक्रिया होने के बाद नेक्स्ट पद आता है डार्क रिएक्शंस या अप्रकाशीय अभिक्रिया।
अप्रकाशीय अभिक्रिया स्ट्रोमा में हो रही है, इसको हम जैव संश्लेषी प्रक्रिया कहते हैं, और यह प्रकाशीय अभिक्रिया के उत्पाद पर निर्भर है। प्रकाशीय अभिक्रिया के उत्पाद का मतलब है एटीपी और एनएडीपीएच पर निर्भर है। इन डार्क रिएक्शंस में, इन जैव संश्लेषी प्रक्रियाओं में एटीपी और एनएडीपीएच का यूज करके हम कार्बन डाइऑक्साइड को 6 कार्बन शर्करा में अपचयित करते हैं। अब इसमें सबसे मुख्य जैव संश्लेषी पद या जैव संश्लेषी प्रक्रिया जो होती है बच्चों, वो कैल्विन बेंसन चक्र होता है, जिसको हम C3 चक्र कहते हैं। C3 या कैल्विन बेंसन चक्र की खोज कैल्विन ने की थी। कैल्विन ने हरीश हैवाल में की थी। क्लोरेला और सेंडेस्मस हरीश हैवाल में इसकी खोज की थी, और तकनीक C14 विकिरण सक्रियता तकनीक के द्वारा की थी। अब ये जो कैल्विन चक्र होता है, C3 चक्र होता है बच्चों, इसके 3 पद होते हैं। 3 पद होते हैं, जिसमें पहला कार्बोक्सिलीकरण होता है, दूसरा अपचयन होता है, तीसरा पुनरुद्भवन होता है। सबसे पहला पद होता है कार्बोक्सिलीकरण, जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड को 5 कार्बन ग्राही जिसको हम आरयूबीपी कहते हैं, राइबुलोस 1,5 बिसफॉस्फेट, वो आरयूबीपी 5 कार्बन का है, वो कार्बन डाइऑक्साइड ग्राही के रूप में काम करता है। कार्बन डाइऑक्साइड से जुड़ता है तो 6 कार्बन यौगिक बनेगा, लेकिन वो अस्थायी होता है टूट जाता है 3 कार्बन के 2 यौगिकों में 3PGA, 3 फॉस्फोग्लिसरेट। इस पद को कार्बोक्सिलीकरण कहते हैं, और इस कार्बोक्सिलीकरण प्रक्रिया में रुबिस्को एंजाइम काम करती है, जो कार्बोक्सिलेज के रूप में काम करती है। रुबिस्को एक विशेष एंजाइम है बच्चों, आपको पता होना चाहिए। पूरे जैव मंडल में पाई जाने वाली सबसे ज्यादा मात्रा में प्रोटीन होता है, और रुबिस्को कार्बोक्सिलेज और ऑक्सीजनेज दोनों के रूप में काम कर सकती है। CO2 को भी जोड़ सकती है, O2 को भी जोड़ सकती है। यहां पर CO2 को जोड़ रही है, इसलिए कार्बोक्सिलेज के रूप में काम करती है। फिर दूसरा पद आता है अपचयन। अपचयन यानी रिडक्शन होता है। रिडक्शन में आपको ध्यान में रखना है बच्चों, ग्लाइकोलिसिस के विपरीत पद काम करते हैं। जैसे 3PGA है, सबसे पहले 3PGA से 1,3-BPGA बनता है, यानी फॉस्फेट जुड़ता है। फॉस्फेट ATP से आता है, ATP प्रकाशीय अभिक्रिया में बना था। फिर 1,3-BPGA से 1,3-BPGAL बनता है, एसिड से एल्डिहाइड बनता है। एसिड से एल्डिहाइड बनता है, इसका मतलब रिडक्शन होगा, अपचयन होगा। अपचयन के लिए हाइड्रोजन चाहिएगा, वो NADPH हाइड्रोजन देगा। तो NADPH का हाइड्रोजन जो है वो अपचयन करता है 1,3-BPGA से 1,3-BPGAL। इसी तरह से ग्लाइकोलाइसिस के विपरीत पदों से 6 कार्बन शर्करा का निर्माण होता है, इसे अपचयन कहते हैं। फिर आपको पता होना चाहिए तीसरा पद होता है पुनरुद्भवन या रीजनरेशन। पुनरुद्भवन या रीजनरेशन में आपको ध्यान क्या रखना है कि भाई, एक कार्बन डाइऑक्साइड से 6 कार्बन शर्करा बनाने के लिए कैल्विन चक्र को 6 बार चलाना पड़ेगा, और हर चक्र में आरयूबीपी को वापस पुनः निर्मित करना पड़ेगा, क्योंकि आरयूबीपी ही CO2 को स्थिर करेगा। तो हर बार आरयूबीपी को स्थिर करना होता है, उसको हम पुनरुद्भवन या आरयूबीपी का रीजनरेशन कहते हैं। पुनरुद्भवन में 1 ATP खर्च होती है, अपचयन में 2 ATP और 2 NADPH खर्च होते हैं। इसका मतलब एक कैल्विन चक्र में कुल 3 ATP और 2 NADPH खर्च हो रहे हैं, 3:2 का रेशियो है। और अगर आपको 6 कार्बन शर्करा का निर्माण करना है तो यह चक्र 6 बार चलता है, और 6 कार्बन शर्करा के निर्माण के लिए कैल्विन बेंसन चक्र या C3 चक्र में कुल 18 ATP और 12 NADPH खर्च होते हैं। यह C3 पादप है बच्चों। C3 पादपों में केवल यह C3 चक्र देखा जाता है। अब C3 पादप ठंडे क्षेत्रों में पाए जाते हैं, शीतोष्ण क्षेत्रों में पाए जाते हैं। इसका मतलब जब साल में 1-2 महीने में बहुत तेज गर्मी होती है, जब प्रकाश तीव्रता बहुत बढ़ जाती है, तापमान बहुत बढ़ जाता है, तो होता क्या है, रंध्र वाष्पोत्सर्जन को कम करने के लिए बंद होने लगते हैं, और जब रंध्र बंद होने लगेंगे तो कार्बन डाइऑक्साइड की सांद्रता कम हो जाएगी। तो C3 पादपों में जब तापमान और प्रकाश तीव्रता बढ़ जाती है और रंध्र बंद होने के कारण CO2 की मात्रा में गिरावट आती है, तो रुबिस्को एंजाइम कार्बोक्सिलेज के रूप में काम ना करके ऑक्सीजन से जुड़ता है, ऑक्सीजनेज के रूप में काम करता है। और जब रुबिस्को ऑक्सीजनेज के रूप में काम करता है तो C3 पादपों में एक व्यर्थ वेस्ट प्रोसेस होता है, जिसको प्रकाशीय श्वसन या C2 चक्र कहते हैं। तो प्रकाश श्वसन या C2 साइकिल जो है वो C3 पादपों में देखी जाती है, अधिक तीव्रता, प्रकाश तीव्रता, अधिक तापमान और कम CO2 मात्रा पर। क्यों देखी जाती है? क्योंकि रुबिस्को एंजाइम ऑक्सीजनेज के रूप में काम करती है। तो फोटो रेस्पिरेशन या प्रकाशीय श्वसन C3 पादपों में व्यर्थ प्रक्रिया क्यों है? क्योंकि इसमें कोई उपयोगी पदार्थ या ATP का संश्लेषण तो होता ही नहीं है। और दूसरा, प्रकाश संश्लेषण में पादपों को CO2 स्थिर करनी है, प्रकाश श्वसन के द्वारा CO2 विमुक्त हो जाती है, 25% CO2 की हानि होती है। तो इसका मतलब उत्पादकता कम हो जाती है C3 पादपों की। तो C3 पादपों की उत्पादकता गर्मियों में कम हो जाती है प्रकाश श्वसन के कारण, क्योंकि CO2 विमुक्त हो जाती है। इस प्रकाश श्वसन में 3 कोशिकाएं काम करते हैं, क्लोरोप्लास्ट काम करता है, पेरोक्सिसोम्स काम करते हैं और
माइटोकॉन्ड्रिया काम करता है, और जो CO2 विमुक्त होती है वो माइटोकॉन्ड्रिया से होती है। पहला पद आप जरूर याद रखिएगा प्रकाश श्वसन का, क्योंकि पहले पद में ऑक्सीजनीकरण हो रहा है, RuBp ऑक्सीजन के साथ जुड़कर 3 PGA का एक अणु और 2 कार्बन फॉस्फोग्लाइकोलेट का एक अणु बनाती है, इसलिए इसको C2 चक्र भी कहा जाता है। अब प्रकाश श्वसन से बचने के लिए वो सभी पादप जो उष्ण कटिबंधीय क्षेत्रों में पाए जाते हैं, शुष्क उष्ण कटिबंधीय क्षेत्रों में जो पादप पाए जाते हैं वहां तो 8-10 महीने गर्मी रहती है, अधिक तापमान रहता है, तो उन्होंने अपने आप को अनुकूलित किया है C4 पादप के रूप में। तो C4 पादप जो होते हैं वो शुष्क उष्ण कटिबंधीय क्षेत्रों के लिए अनुकूलित होते हैं। इनके उदाहरण गन्ना है, मक्का है, सोरगम है, मिलेट्स है। अब ये जो C4 पादप हैं बच्चों, ये कुछ विशेष लक्षण दर्शाते हैं। सबसे पहले इनकी पत्तियों के अंदर क्रैंस एनाटमी आंतरिकी पाई जाती है। क्रैंस आंतरिकी या क्रैंस एनाटमी का मतलब है कि इनमें विशेष प्रकार की पूल आच्छद कोशिकाएं होती हैं, और वो विशेष प्रकार की पूल आच्छद कोशिकाएं समवेनीय पूल को घेरे रखती हैं। पूल आच्छद कोशिकाओं के विशेष लक्षण भी है, इनकी भित्ति मोटी होती है, इनमें क्लोरोप्लास्ट की मात्रा ज्यादा होती है, इनमें अंतर कोशिकीय अवकाश नहीं होते हैं, और ये गैसों के लिए अपारगम्य होती है। दूसरा लक्षण आपको ध्यान में रखना है, C4 पादपों में प्रकाश श्वसन नहीं होता। प्रकाश श्वसन इसलिए नहीं होता क्योंकि इतने ज्यादा क्लोरोप्लास्ट, पर्ण मध्योतक कोशिकाओं के क्लोरोप्लास्ट, पूल आच्छद कोशिकाओं के क्लोरोप्लास्ट दोनों मिलकर ज्यादा क्लोरोप्लास्ट CO2 को स्थिर करते हैं, और पेप कार्बोक्सिलेज नामक एंजाइम जो है वो CO2 को स्थिर करके रुबिस्को को उपलब्ध करवाती है। तो रुबिस्को को अधिक मात्रा में क्लोरोप्लास्ट और पेप कार्बोक्सिलेज एंजाइम मिलकर CO2 रुबिस्को को उपलब्ध करवाते हैं। रुबिस्को को CO2 मिलती है तो वो कार्बोक्सिलेज के रूप में काम करेगी, और प्रकाश श्वसन C4 पादपों में नहीं होता। हां, अब प्रकाश श्वसन के अंदर जब C4 पादपों की हम बात करते हैं तो C4 में C4 चक्र होता है, हैच एंड स्लैग चक्र होता है। इसमें 2 कोशिकाएं काम कर रही हैं, मीसोफिल कोशिकाएं और पर्ण मध्योतक कोशिकाएं काम करती हैं। सबसे पहले प्राथमिक CO2 ग्राही मीसोफिल सेल्स में होता है C4 में पेप, फॉस्फोइनॉल पाइरुवेट, जो 3 कार्बन का है। तो पहला कार्बन डाइऑक्साइड ग्राही फॉस्फोइनॉल पाइरुवेट होता है, और यह फॉस्फोइनॉल पाइरुवेट CO2 के साथ मिलकर 4 कार्बन ऑक्सैलो एसिटिक अम्ल बनाता है। तो पहला स्थायी पदार्थ C4 पादपों में 4 कार्बन का है, इसलिए C4 चक्र कहते हैं। ये C4 अम्ल जो है अब ये स्थिर होकर किसमें परिवर्तित होगा, ये मैलेट या एस्पार्टेट में परिवर्तित होता है, और फिर स्थानांतरित होकर पूल आच्छद कोशिकाओं में जाता है। पूल आच्छद कोशिकाओं में इनका V कार्बोक्सिलीकरण होता है, इससे CO2 निकलता है, वो CO2 रुबिस्को को उपलब्ध होती है, और C3 चक्र के माध्यम से 6 कार्बन शर्करा का संश्लेषण होता है। V कार्बोक्सिलीकरण कारण एक C3 अम्ल पायरुविक अम्ल बनता है। यह पायरुविक अम्ल मीसोफिल पूल आच्छद कोशिकाओं से पर्ण मध्योतक कोशिकाओं में वापस जाता है और फॉस्फोइनॉल पाइरुवेट का पुनः निर्माण करता है। इसके लिए एक ATP से AMP बनता है, 2 ऊर्जा बंद खर्च होते हैं। तो 2 अतिरिक्त ऊर्जा बंद C4 पथ में खर्च हो रहे हैं। तो C4 चक्र में एक चक्र में 3 ATP तो C3 से, 2 अतिरिक्त ATP C4 से, तो 5 ATP खर्च होते हैं और 2 NADPH। तो 6 कार्बन शर्करा का संश्लेषण करना है तो चक्र 6 बार चलेगा। कुल मिलाकर 30 ATP और 12 NADPH का खर्चा लगता है C4 पादपों में। C4 पादपों में ऊर्जा खर्च ज्यादा होता है, लेकिन प्रकाश श्वसन नहीं देखा जाता। तो प्रकाश श्वसन से बचने के लिए इनमें ऊर्जा अधिक खर्च की जाती है, लेकिन उत्पादकता C4 पादपों की ज्यादा होगी क्योंकि उनमें प्रकाश श्वसन नहीं पाया जाता। फिर आता है बच्चों अंत में आपके पास प्रकाश संश्लेषण को प्रभावित करने वाले कारक। अब प्रकाश संश्लेषण को प्रभावित करने वाले कारकों के लिए सबसे पहले हमारे पास एक ब्लैकमैन का सीमा कारक नियम होता है जो 1905 में दिया गया था। ब्लैकमैन का सीमा कारक नियम कहता है कि यदि कोई भी प्रक्रिया एक से अधिक कारक पर निर्भर करती है, कोई भी ऐसी प्रक्रिया है जो एक से अधिक कारक पर निर्भर करती है, तो उस प्रक्रिया की दर उस कारक के सीधे समानुपाती हो जाती है जो सबसे धीमा होता है, जो सबसे कम मात्रा या सांद्रता में पाया जाता है। इस हिसाब से आपको सारे कारक ध्यान में रखने हैं। सबसे पहला कारक होता है प्रकाश। प्रकाश तीव्रता और प्रकाश संश्लेषण की दर का ग्राफ एनसीईआरटी में दे रखा होता है। शुरुआत में आप देखेंगे तो उसमें प्रकाश तीव्रता कम होती है। कम प्रकाश तीव्रता पर प्रकाश खुद सीमा कारक है, प्रकाश संश्लेषण की दर उस पर निर्भर करेगी। जैसे जैसे प्रकाश बढ़ेगा प्रकाश संश्लेषण की दर भी बढ़ेगी। लेकिन जब प्रकाश तीव्रता ज्यादा हो जाती है, अधिक हो जाती है, तो वो प्रकाश अब सीमा कारक नहीं रहता और प्रकाश संश्लेषण की दर प्रकाश पर निर्भर नहीं रहती है। एनसीईआरटी में यही भी पॉइंट है कि 10% प्रकाश काफी होता है, संतृप्त होता है प्रकाश संश्लेषण के लिए। फिर दूसरा कारक आता है CO2। CO2 वातावरण में CO2 की मात्रा जो होती है बच्चों वो 0.03 से 0.04% के मध्य होती है
और अगर ये मात्रा 0.05% तक बढ़ जाती है, कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा 0.05% बढ़ने तक प्रकाश संश्लेषण की दर भी बढ़ती है। हां, जब C3 और C4 पादपों की बात करते हैं तो C3 पादपों को ज्यादा कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए होता है। C4 पादप जो है वो कम CO2 मात्रा पर भी संतृप्त हो जाते हैं। तो C3 पादपों को ज्यादा CO2 चाहिए होता है प्रकाश संश्लेषण के लिए, इसलिए उनका कार्बन डाइऑक्साइड संतृप्त बिंदु 450 होता है। C4 कम CO2 सांद्रता पर भी अपने आप को अनुकूलन दर्शाते हैं, तो उनका कार्बन डाइऑक्साइड संतृप्त बिंदु 360 होता है। फिर कार्बन डाइऑक्साइड पर तापमान आता है। तापमान की हम बात करें तो प्रकाशीय अभिक्रिया और अप्रकाशीय अभिक्रिया में अप्रकाशीय अभिक्रियाएं, डार्क रिएक्शंस जो हैं वो अधिक तापमान संवेदी होती हैं, क्योंकि एंजाइम्स द्वारा उत्प्रेरित होती हैं। उसके बाद आपको ध्यान रखना है, C3 पादप और C4 पादपों की बात करें तो C3 पादप कम तापमान पर अनुकूलित होते हैं, शीतोष्ण पादप होते हैं, 15 से 25 डिग्री सेंटीग्रेड पर अनुकूलन दर्शाते हैं। C4 पादप अधिक तापमान पर अनुकूलन दर्शाते हैं। अधिक तापमान का मतलब है वो उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में पाए जाते हैं, उनके तापमान का अनुकूलन 25 डिग्री सेंटीग्रेड से 40 डिग्री सेंटीग्रेड तक रहता है। चौथा और अंतिम कारक आता है जल। जल का प्रकाश संश्लेषण की दर पे अप्रत्यक्ष प्रभाव होता है, इनडायरेक्ट इफेक्ट होता है। मतलब जल कम होने पर, जल हानि होने पर रंध्र बंद हो जाते हैं, पत्तियों का क्षेत्रफल कम हो जाता है और इससे प्रकाश संश्लेषण की दर में गिरावट देखी जाती है। ठीक है बच्चों, शुरुआत में जो 2 पेज है एनसीईआरटी के जो वैज्ञानिक हैं वो आप एनसीईआरटी के वैज्ञानिक आप खुद देख सकते हैं। प्रीस्ले का योगदान आपको देख सकते हैं, एंगलमैन का योगदान आप देख सकते हैं। एंगलमैन का एक्सपेरिमेंट इंपॉर्टेंट है क्योंकि उन्होंने क्लैडोफोरा पर प्रयोग किए थे प्रिज्म एक्सपेरिमेंट पे। तो जो हिस्ट्री है, इतिहास है, वैज्ञानिकों के नाम आप एनसीईआरटी में से रीड कर लीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।